सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 2 जनवरी के द हिंदू एनालिसिस में। वेलकम एवरीवन इन टुडेज द हिंदू एनालिसिस। सो लेट्स बिगिन। पहले पेज पे हमारे सामने जो आर्टिकल्स हैं वो है जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ डिप्स टू अ 3 month लो इन दिसंबर। इंडियाज जीएसटी revenues crossed 1,64,800 crores in December 23 with a year-on-year growth slowing to a 3 month low of 10.3% from 15.1% rise in the previous month। तो हमारे सामने ये मिनिस्ट्री का डेटा है जिसमें हमारा जो जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ है वो कम देखा गया है। While the ministry did not specify the growth trends in revenue from goods imports, back of the envelope calculations by the Hindu indicate they grew at a milder pace of 3.65%। तो ओवरऑल इस समय जो है जीएसटी कलेक्शन को लेके आर्टिकल दिया हुआ जो कि आपके लिए फिलहाल किसी काम का नहीं है। अगला आर्टिकल है एक्सपोसैट इन ऑर्बिट टू स्टडी ब्लैक होल्स न्यूट्रॉन स्टार्स। ये बेसिकली इसरो ने अपना जो मिशन शुरू करा है ये वाला एक्सपोसैट के माध्यम से इसमें स्टडी करेंगे हम आपके ब्लैक होल्स को। The ISRO kicked off the new year with the launch of PSLV C58 X-ray polarimeter satellite XPOSat. The PSLV in its 60th mission lifted off at 9:10 a.m. from the Satish Dhawan Space Center in Sriharikota and 22 minutes later launched the XPOSat into the eastward low inclination orbit। ठीक है, अभी हमारे लिए जानने के लिए काफ़ी है कि एक्सपोसैट का क्यों लॉन्च करा गया है। ये बेसिकली हमारा ब्लैक होल्स की स्टडी करने के लिए है और ब्लैक होल्स की स्टडी उतनी ज़रूरी है क्योंकि हम उसके माध्यम से ही जान पाएंगे यूनिवर्स की क्रिएशन के बारे में, हम जान पाएंगे यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में। और ये भी जानना ज़रूरी है कि ब्लैक होल में ऐसा क्या डिटेल में फिनोमेना है जिससे सब चीज़ें इसके अंदर चली जाती हैं। देखिए अभी ब्लैक होल्स के बारे में जितना आइडिया हमको लग पाया है वो पहली बात तो पिछले 8-9 साल तक तो ये महज अजम्पशंस थे और साइंटिफिक कैलकुलेशन की बेसिस पे था। मगर 2019 में जाके ही पहली बार प्रॉपर एक इमेज आई थी ब्लैक होल की जो कि ब्लर्ड थी। और हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप भी था, उसने भी एक इमेज भेजी थी, वो भी ब्लर्ड इमेज थी कि दूर इतना है और प्रॉपरली लाइट। देखिए इमेज क्या होती है, जब कैमरे लेंस से लाइट जाती है और रिफ्लेक्शन होके लेंस पे आती है तो इमेज क्रिएट होती है। ब्लैक होल से तो लाइट ही पार हो जाती है, इसलिए कभी भी ब्लैक होल के अंदर की इमेज कहीं नहीं देखने को मिली। और जो इमेज हमें देखने को मिलती है वो लाइट ही है जो या तो उससे ऊपर से जा रही है या बच के निकलने का प्रयास कर रही है। जो लाइट अंदर जा चुकी है वो तो ब्लैक होल के अंदर एब्जॉर्ब्ड है। अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी तो, और नहीं देखी है तो बिल्कुल देख के आइएगा, मोबाइल में देख लीजिए। इंटरस्टेलर मूवी महज एक मूवी नहीं है, इंटरस्टेलर मूवी को प्रॉपर इंटरस्टेलर मूवी के बाद कम से कम 9 से 10 जो रिसर्च पेपर्स लिखे जा चुके हैं ग्लोबल बड़े लेवल पे रिसर्च पेपर सोचिए आप इंटरस्टेलर मूवी के बाद से। और इंटरस्टेलर मूवी महज कोई ग्राफिक एनिमेशन वाली मूवी नहीं है। इंटरस्टेलर में जिस तरीके से एक ब्लैक होल को समझाने का प्रयास करा गया है, उसकी एक इमेज दिखाई और उसकी वीडियो मूवी के माध्यम से दिखाने का प्रयास करा गया है। लोगों ने, बड़े-बड़े साइंटिस्ट्स ने उसके बाद और रिसर्च पेपर्स लिखे हैं इंटरस्टेलर को देखने के बाद। तो इसके बाद ही बहुत रिसर्च पेपर्स लाए गए थे, पहले भी करे गए हैं और इसके बाद भी लाए गए हैं क्योंकि ये पहली बार था जो इस मूवी के माध्यम से ब्लैक होल को समझने का प्रयास करा गया था। ओवरऑल हम इतना नहीं जाएँगे उसके ऊपर, बाकी आप एक बार देखिएगा ज़रूर। और ब्लैक होल्स के बारे में हमने इसके बारे में पुरानी वीडियोज़ में भी बताया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। फिलहाल यहाँ पे हमारे सामने आया है कि जो हमारा एक्सपोसैट गया है सैटेलाइट, ये बेसिकली क्या कौन से पेलोड ले जा रहा है। IXPE है ना, ये एक इमेजिंग एक्सरे पोलरीमीटर एक्सप्लोरर है जो कि नासा का है। सॉरी, मैं भी बात कर रहा हूँ आपके बारे में कि इसके अलावा कौन से गए हैं। नासा द्वारा भेजा गया है IXPE, ठीक है, सन 2021 में। और हमारा जो एक्सपोसैट है ये पहला मिशन है हमारा, डेडिकेटेड है जो ब्लैक होल की स्टडी के लिए और एक और स्टार्स के
फिनोमेनास को स्टडी करने के लिए, ठीक है। इट कैरीज 2 पेलोड। एक्सपोसैट में कौन से पेलोड कैरी कर रहा है, तो एक्सपोसैट बेसिकली कैरी कर रहा है पोलेक्स जो है पोलैरिमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे, और एक्सपेक्ट कैरी कर रहा है। ये असल में आपको बस सुन लीजिए, बाकी इससे ज़रूरी नहीं है क्योंकि देखा गया है कि जो ये सब नहीं पूछे जाते कभी भी, और रेयर केस में पूछे जाते हैं जो आपके नॉर्मली आपको आइडिया होता भी है। चलिए आगे आते हैं और आर्टिकल्स पे देखते हैं क्या क्या ज़रूरी है हमारे सामने। रिस्पॉन्डिंग टू द न्यू कोविड-19 सब वेरिएंट्स, ये आर्टिकल मेरे को कुछ खास लगा नहीं इसलिए मैंने छोड़ दिया। रीइग्नाइटिंग द फ्लेम ऑफ इंडिया कोरिया डिफेंस कोऑपरेशन, ये आर्टिकल देखते हैं। In the intricate tapestry of global geopolitics, defense collab emerges as a foundation imperative, crucial for the preservation of international peace and stability. The recent diplomatic overture during the visit of General Manoj Pandey, Chief of Army Staff of India, to Republic of Korea, signifies a critical juncture in the trajectory of Indian-Korean defense relations. इंडिया भी देखिए, अब ये इंडिया कोरिया कहाँ से मैटर चल रहा है, ये बेसिकली हम जो है ना, जितना पैसिफिक रीजन है, ठीक है, या आपका और प्रिसाइज जाएँ तो खासकर जो साउथ चाइना सी के आसपास का क्षेत्र है, हम अपनी प्रेजेंस वहाँ पे बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम इन क्षेत्रों में मौजूद जितने भी आइलैंड नेशंस हैं, हम इनसे अपने डिफेंस कोऑपरेशन बेहतर से बेहतर रखना चाहते हैं, ठीक है, ताकि हमारी भी जो डिफेंस स्ट्रेंथ है वो बढ़ी रहे हमेशा, ठीक है। Despite recent high-level engagements, a challenge that persists is the absence of a shared vision for a new comprehensive defensive framework, one that can provide a robust structure under which both nations can operate. The imperative for India and Korea is to transcend the combines of bilateral cooperation and embrace a paradigm shift that cultivates a more profound understanding. ठीक है, आ जाते हैं कोरियन व्यू ऑफ इंडियाज रीजनल रोल। अब कोरिया क्या देखता है इंडिया की तरफ सोचे तो, a hurdle lies in the resilience of an Korean government side to reassess India's role in the region. It is incumbent upon Korea to comprehend that India is not merely the largest consumer of defense products, rather it stands as a regional power capable of substantial contributions in the Indo-Pacific. देखिए इंडिया, अगर हम बात करें कि इंडिया का क्यों करे कोरिया रिलेशन, देखिए पहली बात तो हम डिफेंस मार्केट हैं अपने आप में, ठीक है। हम कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक रीजन में अगर कोई बड़ा देश स्टेबिलिटी बना सकता है तो वो इंडिया ही है, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी आपके आइलैंड नेशंस हैं इस क्षेत्र में, उन्हें खतरा है चाइना से, खासकर चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उससे खतरा है, तो इंडिया ही स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है फिलहाल अभी वहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं। The unwavering focus of the Korean defense establishment on profit-driven weapons sales to India, devoid of strategic consideration, may prove short-sighted in the face of fast-changing geopolitics dynamics. मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए ज़रूरी नहीं कि कोरिया को इंटरेस्ट ही हो हमारे अंदर, हमारे जो मार्केट है डिफेंस की, ठीक है। आगे आते हैं। The high-level interaction with General Pandey with the top Korean military leadership and his engagements with the leadership of top Korean defense institutions, such as DAPA and are anticipated to further connect the defense community. देखिए बेसिकली अब तक इस आर्टिकल में समझने का प्रयास करा होगा कि जो हमारे एडिटर साहब कह रहे हैं, जो राइटर साहब कह रहे हैं कि कोरिया को इतना इंटरेस्ट नहीं बन रहा है इस संबंध को आगे बढ़ाने में, फिर इंडिया क्यों पीछे पड़ा हुआ है। देखिए ऐसा ही होता है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने पड़ते हैं, एक वजह बनानी पड़ती है, और वजह ना हो फिर भी कोई ना कोई हमको तरीका निकाल के अपना जो एजेंडा है, जैसे कि हमारा इस समय इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए है, वो हमको अपना आगे बढ़ाना पड़ेगा ही, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, ठीक है। ओके, explore technological collaborations given the shared understanding of the pivotal role technology will play in future conflicts. हम देखिए टेक्नोलॉजी की अगर हम शेयर करेंगे टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ तो हमारा ही फ़ायदा है, ठीक है ना। और कोरिया का जो खासकर नाम है वो डिफेंस टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा है, ठीक है। पीस कीपिंग एक्सरसाइजेस इंडिया एंड साउथ कोरिया कैन लेवरेज देयर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग एक्सपर्टीज फॉर कोलैबोरेटिव एफर्ट्स। हम बेसिकली अपनी डिफेंस एक्सरसाइज करके भी
रिलेशंस को बेहतर रख सकते हैं और दोनों देशों को फ़ायदा है। अब हमारे सामने जो इसमें बात आई निकल के कि अभी देखिए कोरिया का ऐसा कुछ ख़ास यहाँ पे इंटेंशन नहीं है कि ये वो हमारे साथ कोई संबंध बनाए डिफेंस को लेके, मगर इंडियन गवर्नमेंट ने, क्योंकि किसी न किसी तरीके से डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाना चाहती भी है, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि पहले हम अल्टीमेटली तो हमको इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी को इंश्योर करना ही करना पड़ेगा। इसके अलावा हम डिफेंस मार्केट के रूप में भी आपके और नेशंस को जोड़ सकते हैं, ठीक है? और कोरिया की जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, उसको भी हम बेहतर कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ ही डिफेंस रिलेशंस को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इन द टाइम ऑफ नीड और इन द टाइम ऑफ वॉर ये चीज़ें तब ज़्यादा फ़ायदेमंद देखने को मिलती हैं। वाइडेंड वॉर, यूएसए शुड नॉट सी हाउटी अटैक्स एज अ कंसर्न इंडिपेंडेंट ऑफ द गाजा वॉर। ये बेसिकली जो अभी हाउटी रेबेलियंस ने भी थोड़ा सा एक्टिविटी करी थी, कमर्शियल शिप्स पे अटैक करा था, खासकर इंडियन पर्सनल शिप पे भी अटैक करा था, तो उसको लेके ये यहाँ पे आर्टिकल है। यूएस स्ट्राइक ऑन येमेन्स ईरान बैक्ड हाउटी मिलिटेंट्स इन द रेड सी while they were attacking a container ship, the last sign that the Gaza war is widening beyond Israel Palestine। अब ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन भी है कि और जो अ, तो जो ये यमन के हाउटी रेबेलियंस ने अटैक करा है, तो ये अब दिख रहा है कि और जो आसपास के रेबेलियस ग्रुप्स हैं ये भी थोड़ा सा एक्टिव हो रहे हैं। 3 Houthi boats were sunk and 10 militants killed in a rare close combat with the rebels who controlled much of Yemen। ठीक है, देखिए कंटेनर शिपिंग जो है, आपके कंटेनर शिप्स हैं, इनको जो इनका रास्ता है रेड सी होते हुए, ये हमको ओपन रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड डिपेंडेंट है शिपिंग इंडस्ट्री के ऊपर। और इन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के लिए सबसे आसान होता है मीडिया को अट्रैक्ट करना, जब ये ग्रुप्स आपका डायरेक्टली ऐसे अटैक्स करते हैं शिप्स पे, ठीक है? The US attempt to deal with the Houthi threats as a stand-alone security crisis might run into its own limitations. No Red Sea basin country has joined the US-led task force, which includes to the drop in the Suez traffic. This shows that the growing anger in the Arab world towards the Biden's administration, unconditional support for Israel offensive in Gaza, has killed at least 20,000 people in 11 weeks. अब देखिए इसमें, अभी तो हम डिफेंस और सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, डिप्लोमेटिकली क्या इसमें निकल के आ रहा है कि यूएस जो वहाँ पे अटैक करा अभी हाउटी रेबेलियंस पे, ऑब्वियस सी बात है, वरना शिपिंग इंडस्ट्री खतरा रहेगा। मगर कोई भी रेड सी के पास में जितनी कंट्रीज़ हैं, आपकी अरेबियन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने ना तो कोई यूएस को हेल्प करने की बात कही है, ना ही कोई ऐसी टास्क फोर्स में साथ देने की बात कही है। डिप्लोमेटिकली इसमें ये देखा जा रहा है कि शायद भी नहीं, सच ही है, जो यूएस का इजराइल सपोर्टिव रुख रहा है, इसका अरब कंट्रीज़ बुरा मान गए हैं, अरेबियन कंट्रीज़ का बुरा मान गए हैं, इसीलिए वो किसी भी प्रकार का सपोर्ट यूएस को नहीं दिया हाउटी अटैक्स पे, या कोई टास्क फोर्स बनाई तो उसके ऊपर। इवन द यूएस कैरियर्स आउट एयर स्ट्राइक्स इन येमन, अगर यूएस के कैरियर्स एयर स्ट्राइक करेंगे येमन पे, इट इज़ नॉट क्लियर वेदर एरियल अटैक्स कुड डेटर द हाउटीज who survived intense Saudi bombing for 7 years। अब देखिए कहने को तो सऊदी गवर्नमेंट भी हाउटीज़ को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे कर ही रही है एक्टिव मिलिट्री ऑपरेशंस, बट वो रुके नहीं। तो अगर ये सिर्फ यूएस की अकेले की लड़ाई हो जाएगी तो मुश्किल है, ठीक है? घूम फिर के ये प्रॉब्लम हो जाएगी आगे जाके, ठीक है? Beefing up security in the Red Sea and the Arabian Sea has now become inevitable, but the US should first work towards achieving a ceasefire in Gaza, addressing the core issues behind the escalation that would help Washington to build a regional consensus against the Houthis। बहुत ही अच्छा आर्टिकल दे रखा है। देखिए यूएस अगर अकेले यहाँ पे जो पॉइंट्स निकल के आए हैं कि अरेबियन और इज़राइल
फिर इजराइल गाजा वॉर। अरेबियन कंट्रीज़ का रुख थोड़ा सा अलग दिख रहा है, ठीक है। अगला आर्टिकल, अटैक्स इन द रेड सी बाय हाउटीज में हिट इंडियाज ऑयल ट्रेड। उसी की कंटिन्यूटी है, ये नया आर्टिकल है। Yemen's Iran-backed Houthis have been targeting vessels in the Red Sea since November to show their support for the Palestinian Islamist group, है ना, obvious सी बात है। According to recent Reuters report, at least 4 tankers transporting diesel and jet fuel from West Asia and India to Europe are taking the longer route around Africa to avoid the Red Sea. मैंने आपको बताया कि शिपिंग इंडस्ट्री को डर रहेगा ना भैया, उनका जहाज़ है वो, अगर नुकसान हो गया, कोई उस पर अटैक हो गया, तो वो रेड सी का रूट नहीं लेंगे। अब आप समझने का प्रयास करना, रेड सी है जो आपका, वो शॉर्टर रूट है, ठीक है। रेड सी जो है आपका वो शॉर्टर रूट है, कन्वीनियंट रूट है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए, मतलब यूरोप साइड से इधर साउथ एशिया की तरफ आने के लिए शॉर्टकट। अगर शिप्स ये वाला रूट नहीं लेंगे तो वो अफ्रीका से घूमते हुए आएंगे, ये लंबा रूट है, फिर आके तब इंडिया में आएंगे या फिर इधर सप्लाई करेंगे अपना, पहले शॉर्टकट से आ रहे थे, ठीक है। ये मैंने रफली ड्रॉ करा, आप इसको अज्यूम मत करिएगा पूरा परफेक्ट वाला जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब लंबे रूट से आएंगे तो फिर हमारा जो तेल का सप्लाई है क्रूड ऑयल का, वो और देर आएगा, ठीक है, ठीक है। This has prompted the major shipping companies to take longer and costlier route around the African Cape of Good Hope rather than through the Suez Canal. This is a cause for concern for India as it's major importer of crude oil from Russia. हम लोग क्रूड ऑयल रशिया से इम्पोर्ट करते हैं, अच्छा खासा करते हैं। हम इम्पोर्ट करते हैं फिर प्रोसेस करते हैं, ठीक है, और प्रोसेस ऑयल हम बेचते हैं, आगे बढ़ाते हैं, या फिर हम यूज़ भी करते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रीडर्स रिपोर्ट, हम जानते हैं कि जो टैंकर्स हैं वो आपके लॉन्गर रूट लेकर आ रहे हैं। इंडिया इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग अ सिग्निफिकेंट प्लेयर इन दी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट मार्केट। मैंने आपको कहा ना, हम क्रूड ऑयल लेते हैं, हम क्रूड ऑयल लेते हैं और प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस वाले मामले में हम बहुत आगे हैं। जो क्वालिटी फ्यूल इंडिया में मिलता है ना, प्रोसेस्ड वाला पेट्रोल है, वो यहाँ से और देशों में जाता है, क्योंकि हमारे पास बड़े बड़े ऑयल रिग्स हैं, ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं। In May last year, data analytics firm Kepler reported that India became Europe's largest supplier of refined fuels. देखा आपने, रिफाइंड फ्यूल, प्रोसेस फ्यूल जो होता है हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरीके से होता है, बड़े बड़े प्लांट्स हैं, सप्लाई करना बहुत आसान रहता है। In the ongoing and previous financial years, the Netherlands was the biggest importer of India's refined fuels. और नीदरलैंड जो हमारा था सबसे बड़ा इम्पोर्टर था रिफाइंड फ्यूल का। These northbound oil shipping reach Europe via the Suez Canal, ठीक है। सुएज कैनाल, आपके ये जो शिप्स हैं ये जाते हैं सुएज कैनाल के माध्यम से यूरोप में, ठीक है। मतलब अगर जो हमारा रिफाइंड ऑयल है इंडिया से जा रहा है, इंडिया से, तो वो सुएज कैनाल होते हुए ही यूरोपियन नेशंस में जाता है। यूरोपियन मार्केट हमारी सबसे बड़ी मार्केट में से एक है, जिसमें नीदरलैंड सबसे बड़ा हमारा इम्पोर्टर भी है रिफाइंड फ्यूल का, ठीक है। अब अगर ये रूट रुक जाए या फिर यहाँ पे अगर मिलिटेंट्स जो हैं आपके वो अटैक करने लगेंगे शिप्स पे, हाउटी रेबेलियंस हैं कोई भी, ये ट्रेड डिस्टर्ब हो जाएगा। शॉर्टकट से जाते हैं, हमारा भी तेल कम खर्च होता है। यही अगर लॉन्गर रूट से होते हुए जाएंगे शिप्स जितने भी हैं आपके, तो लॉन्गर रूट पे फिर उतना ही फ्यूल कॉस्ट ऐड हो जाएगा, और फ्यूल कॉस्ट ऐड होने से ये कॉस्ट ऑफ ट्रेड भी बढ़ेगा। और दूसरी बात यह है कि उन्हीं शिप्स को जाने में समय लगेगा। जब शिप्स ऑलरेडी लेट पहुंचेंगे या लेट अपने मार्केट में सप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट से जो कस्टमर्स हैं वो भी चले जाएंगे। इसीलिए इंडियन रिफाइंड ऑयल मार्केट को इसका ख़तरा है अगर ये रेबेलियंस को नहीं रोका जाता है, ठीक है। ये चार्ट्स समझा रहे हैं बहुत चीज़ें, आप देखिएगा एक बार। चार्ट 2A shows southbound crude oil and petroleum products volume from origin countries transiting Suez Canal। जो आपका चार्ट 2A है वो बताने का प्रयास कर रहा है कि जो ऊपर से नीचे आते हैं, साउथ बाउंड कहते हैं ना, जो क्रूड ऑयल आता है उसके बारे में, ठीक है। रशिया सबसे ज़्यादा आता है, बाकी कंट्री से कम आता है, ठीक है। देख लीजिएगा, कुछ खास नहीं,
मुद्दे की बात ये यहाँ पे हमारे सामने कि ये जो भी अटैक्स हैं ये कहीं ना कहीं अ, खतरा है। आगे आते हैं, हम सारा आर्टिकल डिस्कस नहीं करेंगे वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और कुछ आपको भी करना चाहिए। तो ये आप, मैं जूम कर दे रहा हूँ, आप इसे अध्ययन कर लीजिएगा, मैंने हाईलाइट कर दिया है। आगे है हाउ कार्बन डेटिंग रिवोल्यूशनाइज साइंस। जैसे कि हम जानते हैं कि रेडियो कार्बन डेटिंग के माध्यम से ही बहुत बहुत पुराने फॉसिल्स का सॉरी, और आर्टिफैक्ट्स का, इवन बोन्स का उम्र के बारे में पता लगता है कि वो कितने साल से रही है अस्तित्व में। थर्मोडायनामिक्स टू जीडीपी, सॉरी, फ्रॉम thermodynamics to GPS. Social systems theory to studies of consciousness, time plays an essential role in how we study, interpret, and understand the natural universe and the people's technologies that occupy it. Keeping time in particular allows us to understand its passage and the change by which that passage is characterized. A technique called radiocarbon dating brought the first verifiable way to do this, है ना, किसी भी चीज़ का टाइम कितना रहा है, कितने साल से चीज़ वो एग्जिस्टेंस में रही है, रेडियो कार्बन डेटिंग के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं। व्हाट इज रेडियो कार्बन डेटिंग? डेटिंग इज द मेथड बाय विच द एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड। इसमें हमको बताया रेडियो कार्बन डेटिंग refers to a method that does this using radiocarbon, a name for the isotope of carbon 14, है ना। कार्बन 14 के माध्यम से ये जो एलिमेंट है ये हो पाता है। इस C14 is created in the Earth's atmosphere when the cosmic rays and energetic streams of charged particles coming from source in outer space slam into the atoms of the gas and release neutrons. When these neutrons interact with the nitrogen 14 isotopes, they can produce carbon 14. Since cosmic rays are ceaselessly passing through the Earth's atmosphere, carbon 14 is created constantly there. कॉस्मिक रेज होती हैं जब ये आपकी इन्हीं के माध्यम से C14 बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं। C14 readily combines with the atmosphere oxygen to which the radioactive carbon dioxide is formed. This compound then enters bodies of plants, animals, and other biomass through the carbon cycle. In the early 1940s, the American chemists Martin Kamen and Sam Rubin found a way to synthesize carbon 14 in the lab as well as that in a half life. The time taken to decay to half of its original mass was around 5,000 years, and not a few hours as expected. In 1939, the Finnish American physicist Sergei Grof found that it is possible to produce carbon 14 by bombarding nitrogen 14. देखिए कार्बन 14 को बनाने का भी प्रयास करा गया, नेचुरली तो मिलता ही है आपको, बस को आर्टिफिशियली क्रिएट करने का भी प्रयास करा जा चुका है। आगे आते हैं। Carbon 14 in the form of a carbon dioxide and other carbon compounds would have to be able to diffuse into the Earth's various ecosystems such that its concentration of carbon 14 in the atmosphere was comparable to concentration of carbon 14 in the planet's other biospheres. Some preliminary studies Levy conducted at the time with his student Ernst Anderson indicated this way was the cause. Fortunately for Levy, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, scientific studies that came later proved both these assumptions to be valid. ठीक है। How does radiocarbon work? When an organic entity like human body, ठीक है ना, हमारी body is alive, it constantly exchanges carbon with the surrounding by breathing, consuming food, defecating, shedding skin. हम जो है कार्बन किसी न किसी माध्यम से एटमॉस्फेयर में, आसपास के क्षेत्रों में
एक्सचेंज करते रहते हैं, ठीक है। Through these activities, carbon 14 is both lost from the body as well as replenished, so that its concentration in the body is nearly constant, in equilibrium with the surroundings. When this individual dies, the body no longer performs these activities and the concentration of carbon 14 in the body begins to dwindle through radioactive decay. जब व्यक्ति मर जाता है तो उसको बॉडी उस एक्टिविटी होती नहीं है, तो ये कार्बन धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाती है, डीके. The more time passes, the more amount of C14 is lost and the less there will be remain. Radiocarbon dating dates an object by measuring the amount of carbon 14 left. अब देखिए आप, ये ओरिजिनली चीज़ क्या है, मैंने हाईलाइट करा हुआ है. by measuring the amount of carbon 14 left, which scientists and or computers can use calculate how long ago the body expired. अब इसके माध्यम से पता लग पाता है कि बॉडी कितनी पुरानी है. Libby and the chemist James Arnold tested this technique by dating objects whose ages were already known through other means. अच्छा, including redwood trees, है ना. अब ये प्रूफ, ये थ्योरी कैसे निकल के आई कि कार्बन की डीके से हम उसका पता लगा सकते हैं. साइंटिस्ट ने क्या करा, रेडवुड के ट्रीज होते हैं, हम जानते हैं कि अगर किसी भी हमको पेड़ की उम्र जाननी है तो हम जो इसके आप जब काटते हैं तो नीचे का जो तना होता है, इसमें जो रिंग्स होती हैं पेड़ की, हम इसको गिन लें अगर, तो हमें उस पेड़ की उम्र पता लग जाएगी. इसके पीछे की साइंस क्या जान लो. एक पेड़ पहले पतला सा पौधा होता है, वो कहाँ बढ़ेगा, बाहर ही तो बढ़ता है ना. तो जितनी उसके नए शेल आते रहते हैं उतनी रिंग बढ़ती रहती हैं. जब पेड़ बड़ा होगा आपका तो ग्रो होगा ना, नई नई उसमें खाल आएगी, बार्क आएगी, तो वो उसकी रिंग्स होती रहती हैं, ठीक है. तो साइंटिस्ट ने अब जब ये इतनी पढ़ाई लिखाई कर ली अपनी कि हाँ रेडियो कार्बन डेटिंग से ये हो सकता है, उन्होंने टेस्ट करा उसको. तो इन्होंने देखा कि पहले एक पेड़ की इन्होंने गिनती कर ली कि ये पेड़ जो है 1 2 3 4 5 6 साल का है, मान लो, ठीक है. तो 6 साल का पेड़ तो होता नहीं है, पहली बात, पौधा ही होता है. 6 साल का मान लीजिए. अब इन्होंने फिर इसमें जो कार्बन 14 की कैलकुलेशन करी, C14 की, तो उसमें भी एग्जैक्ट डेट निकल के आ गई 6 साल. तो ये प्रूव हो गया जो लिबी और हमारे आर्नोल्ड साहब थे कि भैया ये तरीका सही है रेडियो कार्बन डेटिंग वाला. इससे क्या होता है ना, इजिप्शियन फ़ैरो में आपको बताया कि बोन्स की उम्र हम पता लगा सकते हैं. इजिप्शियन फ़ैरो होते हैं, ममीज़ वगैरह, इनकी उम्र कैसे पता है आपको कि टूटनखामुन जो है हमारे इजिप्ट की मम्मी है, उनकी कितनी उम्र है, वो तो 1000 2000 3000 साल पुरानी है, ठीक है ना. ये एग्जैक्टली कितने साल पुरानी है, ये C14 की डेट कैलकुलेट करके पता लगाया जाता है. They found the technique could indeed estimate their ages correctly and publish their findings in the journal since 19 साइंस in 1949. और ये जो आपकी रिसर्च हुई थी ये 1949 में जर्नल पे पब्लिश भी करी गई थी. आगे आते हैं. What are the tools of रेडियो कार्बन डेटिंग. अच्छा, ये औजार कौन से हैं, कौन से औजारों से ये करा जाता है. गाइगर म्यूलर ट्यूब, GM ट्यूब, contains noble gas such as helium or neon and a rod passing through the center. A high voltage is maintained between the tube inner surface and the rod. ठीक है. जो गाइगर ट्यूब होता है इसमें नोबल गैस होती है, ठीक है. द गैस इज इंसुलेटिंग सो नो करंट कैन पास बिटवीन द ट्यूब, बट व्हेन द एनर्जेटिक पार्टिकल्स such as those emitted during the radioactive decay pass through the gas, they can energize electron in the gas atoms and produce an electric discharge. ठीक है. The persistent voltage could also encourage these electrons to knock off electrons in more atoms, producing a bigger discharge. इसको टाउनसेंड डिस्चार्ज कहते हैं, ठीक है. मतलब ये तरीके हैं कि वो ओरिजिनली काम कैसे करता है, ये आपके लिए तो ज़रूरी नहीं है, ये बस समझने के लिए है. तो हाउ डज मॉडर्न रेडियो कार्बन डेटिंग वर्क, ये आप इसको पढ़िएगा. The modern carbon dating setup is more sophisticated, of course. For example, one of the most sensitive dating setups use accelerator mass spectrometry, AMS, which can work with the organic sample as little as 50 mg.
ठीक है, जो हमारे समय एएमएस है, एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री, उसके माध्यम से ये संभव हो पाता है। साइंटिस्ट यूज रेगुलर मास स्पेक्ट्रोमेट्री टू आइसोलेट आयंस दैट हैव द स्मॉल मास टू चार्ज रेशियो। ठीक है, साइंटिस्ट यूज करते हैं रेगुलर मास स्पेक्ट्रोमेट्री को टू आइसोलेट दी आयंस। ठीक है, अब आगे आगे देखते हैं, ये सब पढ़ लीजिए, खास नहीं है, ये बस समझने के लिए था, तो लेट्स लीव इट टू देयर। AMS adds one more filter to the setup, a particular accelerator that energizes the ions 1,000 times more. As a result, isotopes ions of the same mass and different ions with the same mass to charge ratio also become more separable. ठीक है, वेरी गुड, आ जाते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं कि अब रेडियो कार्बन डेटिंग के बहुत ही यूज़ करे जाते हैं, और इसके आने से बहुत सी रिसर्चेस जो थी वो आपकी पॉसिबल हो पाई थी। बहुत से पुराने पुराने फॉसिल्स की तक डेट, अब मान लीजिए कोई फॉसिल अगर साइंटिस्ट लोग को मिलता है कहीं पे एक्सकवेशन में, तो उसकी एग्जैक्ट डेट भी हम रेडियो कार्बन डेटिंग के माध्यम से ही पता लगा पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले आर्टिकल पे। जयशंकर हेड्स टू नेपाल दिस वीक, पावर पैक्ट्स ऑन एजेंडा। ये बेसिकली जयशंकर साहब हमारे नेपाल भी जाएंगे, तो वहाँ पे आपके बहुत से पावर जनरेशन वाले प्रोजेक्ट्स को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करा जाएगा। नेपाल से भी हमारा प्रयास है कि ये जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं किसी न किसी तरीके से बने रहें। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे एयर स्पेस परमिशन की बात करी गई है, ये इतना ज़रूरी नहीं क्योंकि अभी ये होने वाला है, तो प्लीज़ इसको आप फोकस मत करिएगा इतना। another unresolved issue remains over the Mr. Pachanda's appeal on Mr. Modi during his visit to India to permit international flights to fly over India in order to access two of Nepal's new airports at Pokhara and Bhariava near the Buddha's birthplace in Lumbini. नेपाल गवर्नमेंट ने प्रयास के कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं जो नेपाल जाएं उनको परमिशन दें फ्लाई ओवर करने के लिए, जो कि अभी तक नहीं दी गई थी। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को अलाउड नहीं था जो नए एयरपोर्ट बने हैं उन पे। ठीक है, Meanwhile, in the absence of the permission, the two airports' connectivity to important tourist destination Nepal have not been able to bring in the required revenues from the international airlines and foreign tourists, leading to worries. Basically, कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक तौर पे एक समस्या भी बनी हुई है। वहाँ पे नए एयरपोर्ट बनने हैं, उसका रेवेन्यू होता है, खर्चे होते हैं, मेंटेन करना होता है। अगला आर्टिकल है, उत्तराखंड में बैन्स परचेज ऑफ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर लैंड इन स्टेट बाय आउटसाइडर्स। ये वहाँ पे जो लोकल लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट बहुत करा था, तो उसके लेकर गवर्नमेंट ने कहा कि भू कानून लाया जाए, मतलब लोगों ने कहा था वो भू कानून लाया जाए जिसमें सिर्फ पहाड़ी लोगों को ही ज़मीन ज़मीन खरीदने का अलाउड हो। द ऑर्डर फॉलोड प्रोटेक्टेड द प्रोटेस्ट इन द स्टेट कैपिटल देहरादून बाय सोशल ऑर्गेनाइजेशन एन अम्ब्रेला ऑफ मूल निवास भू का कानून समन्वय संघर्ष समिति। तो इनका बेसिकली आसान भाषा में ये था कि बहुत सारे जो आउटसाइडर्स वहाँ पे आके, क्योंकि गवर्नमेंट ने मोटिवेट भी करा था, इन्वेस्ट करिए यहाँ पे आके रहिए, ट्रेड करिए, तो आउटसाइडर्स ने जो यहाँ पे आके ज़मीनें ले रही थी, तो इससे वहाँ के लोगों को हर्ट हुआ, तो उन्होंने कहा भाई यहाँ के सिर्फ लोकल लोगों को ही अलाउड करिए कि ज़मीन वहाँ पर लें, वरना टोटली ये आउटसाइडर ड्रिवन मार्केट हो सकती है आपके उत्तराखंड में, हिली स्टेट्स में। आगे है कि इजराइल टॉप कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन की गवर्नमेंट लीगल रिफॉर्म्स। इजराइल कोर्ट ने यहाँ पे जो है आपका रूल्ड ऑन मंडे अगेंस्ट अ की कंपोनेंट ऑफ द गवर्नमेंट कंट्रोवर्शियल लीगल ओवरहॉल विच चैलेंज द पावर्स ऑफ द जुडिशरी। यहाँ बेसिकली जो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है इजराइल में, उसकी पावर्स को कम करने का प्रयास करा गया था कि कुछ मामलों में उनकी पावर ज़्यादा है। अब ये गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, इनका ये मानना था जो वहाँ की पार्लियामेंट है, नेस्ट जैसे हम कहते हैं, जो कि पब्लिक द्वारा इलेक्ट करे गए लोग बैठे हैं, उनकी पावर ज़्यादा होनी चाहिए, पीएम साहब की, प्रेसिडेंट साहब की, ना कि जुडिशरी की। ये मतलब वहाँ के ये मानना था। ठीक है, तो कोर्ट ने कहा ऐसा तो भैया कभी नहीं हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट स्टेटमेंट सेट द रेट ऑफ 15 जस्टिस रूल्स अगेंस्ट an amendment passed by Parliament in July, which scraps the reasonableness clause used by the court to overturn government decisions. कि कोर्ट हम जानते हैं कि रीजनेबल है कि नहीं गवर्नमेंट का डिसीजन या कोई बिल या एक्ट, इसके आधार पे मना कर सकती है उसको लागू होने से।
Prime Minister Netanyahu had argued the sweeping judicial reform package presented a year ago was necessary to rebalance powers between the judges and politicians. देखते हैं क्या रहता है इनके यहाँ पे, बट यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल के आएगा ही। चलिए आगे आते हैं, कुछ खास नहीं, स्पोर्ट्स की न्यूज़ है, आप उसका अध्ययन कर लीजिएगा। बाकी देखिए हर चीज़ ज़रूरी नहीं भी होती है, पूरा अखबार आप पढ़ने बैठेंगे तो फिर आपको घंटों लग जाएंगे, कि कुछ आर्टिकल्स होते हैं उन्हें अध्ययन करा करिए। बाकी जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पे मिस हो गई या फिर हमने डिस्कस नहीं करी है वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ पर जाके ये और करंट अफेयर्स को स्टडी कर सकते हैं। सारी करंट अफेयर्स हम यहाँ पे नहीं बता सकते वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।